सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे बताएंगे कि आपको वॉइस और पीडीएफ दोनों क्लियर है या नहीं। रुचि यादव को क्लियर है, भूपेंद्र सिंह को क्लियर है, कृष्णा पटेल, इसका वर्मा, सभी को क्लियर है और बहुत सारे बच्चे आ भी गए हैं। ये वीडियो आपकी अभी तो टीचमेंट एप्लीकेशन पे हो रही है और ये वीडियो आपकी यूट्यूब पे भी अपलोड होगी। तो जो बच्चे यूट्यूब पे इस क्लासेस को देख रहे हैं और अगर वो प्राइवेट क्लासेस लेना चाहते हैं जिसमें थ्योरी क्लास इंक्लूड हो, तो उसके लिए आप हमारा क्रांति बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्रांति बैच की खासियत की बात करें तो इसमें आपको थ्योरी वाइज आपको क्या मिल जाता है, सिलेबस वाइज मतलब थ्योरी मिल जाता है, ठीक है, सॉरी, सिलेबस वाइज आपको थ्योरी मिल जाता है और सिलेबस वाइज आपको एमसीक्यू मिल जाता है। साथ में आपको दोनों का पीडीएफ यानी कि जो थ्योरी का क्लास है और आपका जो एमसीक्यू क्लास है उसका आपको पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम पे डेली क्विज करने का मौका मिलेगा और संडे को आपका टेस्ट होगा जिससे अपना परफॉर्मेंस वहाँ पे देख सकते हो और डाउट सेशन आप ग्रुप के माध्यम से, स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। बैच की जो प्राइस है 400 है, यानी कि आपको 49 रुपये और आप मिल रहे हैं। और आपका जो ज्वाइन करना है व्हाट्सएप नंबर 63077812 इस पे मैसेज करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसी प्रकार से उड़ीसा स्टेट्स के लिए भी है, जो उड़ीसा स्टेट्स के हैं वो भी यहाँ पे OSSLT बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सेम फीचर मिलेगा, सिलेबस वाइज थ्योरी क्लास, एमसीक्यू क्लास, उसके बाद में दोनों का क्लास का पीडीएफ, उसके बाद में आपको क्विज मिलेगा, प्रैक्टिस सेट और साथ में आपको वीकली टेस्ट मिलेगा। बैच की जो प्राइस है 299 है बैच का। और आपको ज्वाइन कैसे करना है 63077812 इस पर मैसेज करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हाँ संदीप भाई, यहाँ सब ज्वाइन है बट ये क्लास आपकी यूट्यूब पे जाएगी तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। जो इच्छुक बच्चे हैं अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि अभी बहुत समय नहीं गया है और रिकॉर्डेड क्लास को देख करके अपना वहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। आज की क्लास में यहाँ पे हमने मिक्स एमसीक्यू लिया है। इसमें आपको कुछ हेमेटोलॉजी के एमसीक्यू मिलेंगे, कुछ आपको जो माइक्रोबायोलॉजी के मिलेंगे और कुछ हो सकते हैं आपको फिजियोलॉजी के भी मिले, ठीक है। तो जो भी है ये आपका मिक्स एमसीक्यू है, इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। एक्सप्लेनेशन जो भी होगा यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि जो जो इंपॉर्टेंट बनेगा उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट मोड में चलेंगे, सभी लोग समझते रहना क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आए हो भाई सभी लोग एक ईमानदारी के साथ पढ़ने आए हो, क्योंकि ये जो क्लास हो रही है बहुत लेट की क्लास हो रही है, बट आप लोग आए हो तो बेहतरीन है, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि which inclusion in RBC contains single dot like granules material and stain darker blue, यानी कि आपका जो कौन सा आरबीसी का इंक्लूजन है, यानी कि आपके आरबीसी में वो इंक्लूजन प्रेजेंट होगा, साथ साथ में वो सिंगल डॉट का होगा, ठीक है। वो क्या रह गया, सिंगल डॉट को कंटेन करेगा, ग्रेनुलर मटेरियल होगा और साथ में जो इसका स्टेन होगा वो आपका डार्कर ब्लू होगा। तो ये कौन किस प्रकार का आपका इंक्लूजन है ये आपको बताना है, ठीक है। हेंस बॉडी हो जाएगा या फिर आपका, ठीक है, ठीक है, पेपन हैमर बॉडी हो जाएगा या फिर आपका हेलो जॉली बॉडी हो जाएगा या फिर आपका कोबाल्ट रिंग हो जाएगा। तो कुछ लोग यहाँ पे गलत आंसर भी कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग कोबाल्ट का, ठीक, कैबेट को भी बता रहे हैं, कोबाल्ट नहीं, ठीक, कैबेट रिंग। तो यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका जाएगा बी, ठीक है। पेपन हैमर बॉडी होता है इसका राइट आंसर। पेपर हैमर बॉडी की बात करेंगे तो इसमें सिंगल डॉट मिलेगा आपको, ठीक है, ग्रेनुलर मटेरियल रहेंगे और साथ में आपके ये जो कलर होगा स्टेन होगा ये आपका डार्कर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो लोग डी आंसर कर रहे हैं, जैसे कि संदीप भाई ने डी किया, ठीक है, कैवेट्स रिंग। तो बच्चे कैवेट्स रिंग की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये भी आपके आरबीसी में पाया जाएगा, ठीक है, आपके आरबीसी में पाया जाएगा। और जब आपका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, कह सकते, सॉरी, ये आपके आरबीसी में एक्चुअली में नहीं देखने को मिलेगा, ये आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, इन केस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, डिस्ट्रक्शन ना कहकर इसका प्रोटेक्शन कहेंगे बच्चों, प्रोटेक्शन। और ये आपका जो है ये आपको किन कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स ऑफ आयरन का होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना अपना कैबॉट्स के बारे में, कंफ्यूज नहीं होना थोड़ा भी। एबनॉर्मल बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स ऑफ आयरन, ठीक है। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि आपके जो आयरन का स्टोरेज है, आयरन का जो स्टोरेज है कह सकते हो, ये क्या है, इंक्रीज हो गया है बच्चे, ठीक है, क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो कैवेट्स रिंग आपका ये शो करता है, कैवेट्स रिंग आपके एबनॉर्मल बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स ऑफ आयरन के होंगे और आपकी ये, ठीक है, आरबीसी का जो प्रोडक्शन होगा तब इसमें जो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी वहां पे दिखेंगे। और ये आपके क्या रहेंगे, इनका जो
ठीक है। आयरन का जो स्टोरेज है वो आपका इंक्रीज होगा, तब ये आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी को पता होगा, इसका क्या जाएगा, बी इज द राइट आंसर जाएगा। और अगर हेंस बॉडी की बात करेंगे और हेलोजोली बॉडी की बात करेंगे तो कितनी बार हमने इसको, ठीक है, आपको पढ़ाया है। जो हेमेटोलॉजी का एमसीक्यू है उसको जाके देखो, वहां पे सारे पॉइंट्स यहाँ पे और सारे जो भी इंक्लूजन बॉडी है उनके बारे में हमने अच्छे तरीके से बताया है, किन किन कंडीशन में वहां पे शो हो रहेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे लेट से आए हैं उनको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि which inclusion in RBC contains single dot like granules material and stain darker blue, यानी कि आपका इनमें से कौन सा इंक्लूजन है, ठीक है, जो कि सिंगल लाइक का सिंगल डॉट का होगा, साथ में आपके ग्रेनुलर मटेरियल होंगे और साथ में इसका जो स्टेनिंग है डार्कर ब्लू होगा। ऑप्शन था आपका हेंस बॉडी, पेपेनहेमर बॉडी, हेलोजोली बॉडी और आपका कैवेट्स रिंग। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, बी, यानी कि आपका पेपेनहेमर बॉडी जाएगा। और अगर बात करेंगे यहाँ पे हेलोजोली, यहाँ पे कैवेट्स रिंग की बात करेंगे बच्चे, तो जो आपका कैवेट्स रिंग है ये आपका क्या हो जाता है, ये कैवेट्स रिंग जो होते हैं ये डिफेक्टेड करते हैं आपके आरबीसी के प्रोडक्शन में, यानी कि आपको जब दिखेगा जब आपका आरबीसी का जो प्रोडक्शन है इसमें कोई डिफेक्ट होगा। साथ में अगर यहाँ पे बात करेंगे ये बेसोफिलिक, ठीक है, एबनॉर्मल बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स ऑफ आयरन के होते हैं। और साथ में इनका जो स्टोरेज है, यानी कि आयरन का जो स्टोरेज है ये क्या होता है, जब इंक्रीज हो जाता है तो आपको कैवेट्स रिंग दिखाने को देखने को मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आपका बी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, जितने भी बता रहे हो संदीप भाई, ठीक है, G6PD, ठीक है बिल्कुल। और आपका हेलोजोली जो है आपके सिकल सेल में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको हमने एक्सप्लेन किया है, उसको जाके आप देख सकते हो पुराने जो हमारे एमसीक्यू लेक्चर हैं। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ रेटिकुलोसाइटोसिस, मतलब कि क्या हुआ, इसका कह रहा है कि कौन सा ऐसा पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आपकी जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं बच्चे। ठीक है, क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज हो रहे हैं। इनका रेटिकुलोसाइटोसिस का मतलब ही होता है कि जो रेटिकुलोसाइट काउंट है इनका इंक्रीज होना। ऑप्शंस आपके हेमरेज, डिसऑर्डर ऑफ बोन मैरो, ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशियंसी एनीमिया, या फिर आपका ऑल ऑप्शन। तो देखो कुछ बच्चे यहाँ पे ऑल ऑप्शन राइट आंसर कर रहे हैं, पर देखो बच्चे हेमरेज इसमें कहाँ पे आपका आ जाएगा, हेमरेज कैसे आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो रेटिकुलोसाइट है वो कहीं ना कहीं आपका रिलेट करता है हमेशा डिसऑर्डर ऑफ बोन मैरो से। ठीक है, तो ध्यान रखना राइट आंसर का क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, बी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ बोन मैरो इसका क्या जाएगा बच्चे, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है आपके रेटिकुलोसाइट का वो आपका क्या हो जाता है, डिसऑर्डर ऑफ बोन मैरो हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका, हाँ ध्यान रखना, देखो पैथोलॉजिकल कंडीशन पूछा है फिर यहाँ पे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बच्चों बन जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है, एनीमिया कॉज ड्यू टू द एनीमिया कॉज ड्यू टू विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिफिशियंसी इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो विटामिन B12 और आपके फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो रही है तो वो आपका किस प्रकार का एनीमिया होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा, नार्मोसिटिक एनीमिया होगा, या फिर आपका एप्लास्टिक एनीमिया होगा। तो देखो बच्चे, माइक्रोसिटिक एनीमिया का मतलब क्या हो जाता है कि आपका जो आरबीसी है, ठीक है, इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी का जो साइज है वो आपका स्मॉल हो जाएगा। बट आप सभी को पता है कि विटामिन B12 के केस में आपका क्या होता है, आपकी जो आरबीसी का साइज है वो क्या होता है, आपका बड़ा हो जाता है। ठीक है, आरबीसी की जो साइज है वो क्या हो जाती है, बिगर हो जाती है बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा क्या जाएगा, आपका बी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर जाएगा। ये कह रहा है कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी अगर हो रही है तो आपका क्या जाएगा, आपका माइक्रोसिटिक एनीमिया जाएगा, जिसमें आप कभी कभी इसको मेगलोब्लास्टिक कहते हो ना, तो वहां पे भी आपकी जो आरबीसी की साइज है वो बढ़ी हुई होती है। तो यहाँ पे इस तरह से भी रिलेट करके आप इसका आंसर कर सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका 4 नंबर का ये कह रहा है कि आपका आयरन स्टेटस कैन बी असेस्ड बाय एक्सेप्ट, यानी कि आपका जो आयरन स्टेटस है इसको आप इन तरीके से कर सकते हो, यानी कि इनमें से जो टेस्ट आपके दिए गए हैं इस टेस्ट के या फिर इसके लेवल से आप आयरन का स्टेटस पता लगा सकते हो, बस एक को यहाँ पे छोड़ के बताना है। एसफेरेटिनिन यानी कि सीरम फेरेटिनिन, ठीक है, हेमोसिड्रिन इन बोन मैरो, ट्रांसफेरेटिनिन रिसेप्टर लेवल, या फिर आपका एस प्रोटीन। तो इसका राइट आप सभी लोग कर रहे हो, एकदम से इसका राइट कर रहे हो कि आपका जो एस प्रोटीन है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका क्या जाएगा, ये आपका राइट जाएगा, यानी किसी को छोड़ के और सभी टेस्ट के द्वारा आप क्या कर सकते हो, आयरन का लेवल पता लगा सकते हो बच्चों। ठीक है, आयरन का लेवल आप यहाँ पे पता लगा सकते हो। अच्छा, एस फेरेटिनिन का जो नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है, कोई बता सकता है, एस फेरेटिनिन का नॉर्मल लेवल कितना होगा, ये कोई बता सकता है तो बता दे बच्चे। ठीक है,
देखो इसमें भी आपका 2 बनता होगा, एक मेल का बनता है, एक आपका फीमेल का बनता है। तो कमेंट करके बताओ मेल का क्या हो जाएगा और आपके फीमेल का क्या हो जाएगा। एस फेरेटिनिन की बात की जा रही है, मेल में कितना होगा बच्चे और आपका फीमेल में कितना होगा। ये R से 260 संदीप बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 24 से आपका ले सकते हो, 24 से आपका 336 माइक्रो, ठीक है, माइक्रोग्राम पर लीटर हो जाएगा, ये आपके मेल का। और अगर यहीं पे आप बताओगे कितना भाई फीमेल का, तो फीमेल का आपका कितना हो जाता है आपका यहाँ पे 11 से 307, ठीक है, माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो, ठीक है। और इसको आप पिको नैनो में भी बता सकते हो, तो अलग अलग उसका मात्रक हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका जो है मेल में आपका कितना हो जाएगा आपका 24 से लेकर 336 माइक्रोग्राम पर लीटर और फीमेल में आपका 11 से लेकर 307 माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिल सकती हैं, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। चलो अगला लेवल क्या है, मतलब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका 6 नंबर का 5 नंबर का। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल, ठीक है, बाय ऑल एक्सेप्ट, यानी कि कह रहा है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, यानी कि सभी के द्वारा आप यहाँ पे, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को कैरेक्टर कर सकते हो, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का पता लगा सकते हो, बस यहाँ पे एक को छोड़ के। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, तो डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज सीरम फेरेटिनिन, डिक्रीज सीरम आयरन, या फिर आपका, ठीक है, यह भी डिक्रीज ही बच्चे होगा, ठीक है, डिक्रीज डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज रेड सेल प्रोटोफायरिन, या फिर आपका डिक्रीज आयरन स्टोरेज इन बोन मैरो। अरे दिसंबर लिख गया तो गलती से हो गया बच्चे, आप तो थोड़ी थोड़ी बात पे यार गुस्सा हो जाते हो, ठीक है। अब कितना बेचारा जो है, क्या कहते हैं उसको, एडिटर जो बेचारा है परेशान हो जाता है 35-40 क्वेश्चन लगाने में, गुस्सा भी होता है, ठीक है। चलो सी पे आ जाओ, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज रेड, ठीक है, डिक्रीज रेड सेल प्रोटोफायरिन, आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है भाई। तो 5 का जो राइट आंसर जाएगा सी इज द राइट आंसर जाएगा। इसी को छोड़ के और सभी के द्वारा अपना जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है उसको करेक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। नाम लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आपका नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सभी प्यारे बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं, कुछ इधर उधर कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ल्यूकोसाइटोसिस अकर इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट, यानी कि जो ल्यूकोसाइटोसिस है वो सभी कंडीशन में देखने को मिलेगा, एक को छोड़ के। ऐसे प्रश्न इसलिए मैं लगाता हूँ क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसे प्रश्न बनने के चांसेस बहुत होते हैं। तो ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब आप सभी को पता होगा कि आपका जो, ठीक है, ल्यूकोसाइट है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, यानी कि आपका जो 11,000 है, 11,000 सेल पर क्यूबिक अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो आपका ल्यूकोसाइटोसिस के अंतर्गत इसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और अगर 4,000 से नीचे आ रहा है तो उसको हम ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं, ध्यान रखना। और ये कह रहा है कि जो बढ़ रहा है, यानी कि 11,000 से ऊपर आपके ल्यूकोसाइट जा रहे हैं, तो किन किन कंडीशन में जा सकते हैं, बस एक को छोड़ के बताना है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जाएगा भाई, एप्लास्टिक एनीमिया में जाएगा, बर्न में क्या जाएगा, सॉरी, एप्लास्टिक एनीमिया की बात अभी नहीं करेंगे, बर्न में क्या जाएगा, हाँ जाएगा, हेमरेज में जाएगा, हाँ जाएगा। तो किस में नहीं जाएगा भाई, तो आपके एप्लास्टिक एनीमिया में नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी इज द राइट आंसर बनेगा। 6 वाले का जो राइट आंसर बनेगा, ल्यूकोसाइटोसिस जो अकर है, ठीक है, वो आपकी किस कंडीशन में, आपके यहाँ पे एप्लास्टिक एनीमिया के केस में नहीं बढ़ेगा, यानी कि कंडीशन बनेगा ही नहीं टीएलसी का इस वाला, एप्लास्टिक एनीमिया के केस में आपको ध्यान रखना। बर्न में बेटा क्या हो रहा है ना, कि बर्न में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है कहीं ना कहीं आपका जब बर्न होगा चलेगा तो उसमें आपकी पूरी बॉडी है वो इन्वॉल्व होती है, वहां पे आपका जो कह सकते हो टीएलसी है वो आपका बढ़ता ही बढ़ता है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। अगला अगला प्रश्न जो आपका है ये कुछ इस प्रकार से है कि व्हाट इज द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम बाय ड्यूक मेथड। तो ध्यान रखना ये क्या कह रहा है कि जो आपका नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है वो बताना है, बट इसमें बताना है आपको ड्यूक मेथड के द्वारा। तो आपको पता होगा कि जो ब्लीडिंग टाइम है, ठीक है, जो ब्लीडिंग टाइम है किस किस मेथड के द्वारा कर सकते हैं, एक आपका ड्यूक मेथड हो जाता है बच्चे, ठीक है, एक आपका ड्यूक मेथड होता है, दूसरा आपका क्या होता है, ठीक है, एक आपका ड्यूक मेथड और दूसरा आपका मेथड, हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है। तो इसके अगर इसके नॉर्मल रेंज की बात करेंगे ड्यूक मेथड के द्वारा, तो आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बनेगा, 1 से 6 मिनट आपका जाता है, ठीक है।
1 से 6 आपका जाता है, 1 से 6 मिनट आपका जाता है ड्यूक मेथड के द्वारा। ड्यूक मेथड के द्वारा आपका 1 से 6 जाता है, ठीक है। ईवी के माध्यम से बता दो भाई, ईवी की मेथड कितना होता है, ईवी नॉर्मल रेंज बता दो इसका। बता दो जल्दी से भाई। चलो 8 नंबर पे आ जाओ। 8 नंबर का व्हाट इज द नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यानी कि आपका जो पीटी है, पीटी का जो नॉर्मल रेंज है वो आपका क्या होता है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपका क्या होता है, 13 सेकेंड यानी कि 13, 23 सेकेंड, 13 मिनट्स या फिर 23 मिनट्स। तो बताओ इसका राइट आंसर। राइट आंसर आपका ए इज द राइट आंसर जाएगा, 13 सेकेंड आपका राइट आंसर जाएगा, सभी का राइट आंसर है। कितना सेकंड लगा देना बच्चे ने तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम में ध्यान रखना है, मात्रक भी ध्यान रखना है कि मिनट में होगा या फिर सेकंड में होगा। तो आपका जो पीटी है वो आपका किस में होगा, वो आपका हो जाएगा किसमें, आपका सेकंड में। और अगर बात करेंगे यहाँ पे किसकी, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे ड्यूक मेथड यानी कि ब्रीडिंग टाइम की, तो आपका किसमें 1 से 6 मिनट में जाता है बच्चों, तो इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। 9 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इनटू साइटेड प्लाज्मा, यानी कि जब आप यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम का फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि एस्टिमेशन कर रहे हो, तो उस समय आपको जो प्लाज्मा साइटेट है उसमें आप क्या एडिट कर रहे होते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोपोइटिन्स, कैल्शियम, बोथ ए एंड बी, या फिर आपका फाइब्रिनोजन। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका क्या, सी इज द राइट आंसर जाएगा। 9 का आपका क्या जाएगा राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है। अगला देखना, अगला आपका 10 नंबर का है। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है बच्चा कि विच केमिकल एजेंट कैन प्रोलॉन्ग द प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यानी कि कौन सा केमिकल एजेंट है जो कि आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि पीटी के टाइम को बढ़ा देता है। नॉर्मल रेंज आप सभी को पता हो गया होगा, 13 सेकंड इसका नॉर्मल रेंज है, लेकिन 13 सेकंड से आपका नॉर्मल रेंज बढ़ जाता है किन किन प्रकार के केमिकल एजेंट के केस में, एंटीबायोटिक, सैलिसिलेट, मिनरल, ठीक है, ऑयल, या फिर आपका ऑल ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन हो जाएगा। 10 का राइट आंसर जो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर जाएगा बच्चों, ठीक है। एंटीबायोटिक, सैलिसिलेट और मिनरल ऑयल तीनों की कंडीशन में आपका जो पीटी है वो आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी इज द राइट आंसर जाएगा। कोई अगर आंसर गलत होगा तो आपको लगेगा तो आप एक बार टोक देना, क्योंकि हमें जो मतलब पीडीएफ मिली है उसमें जो लगा है उसके हिसाब से ज्यादा चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जहां पे लगता है डाउट वहां पे इसको चेक किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंस ऑफ एयर इन ट्रांसफ्यूजन सेट कैन बी कॉज, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर इन ट्रांसफ्यूजन सेट कैन कॉज, यानी कि जब आप ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, इन केस में आपका जो सेट है, ठीक है, जो आपका ट्रांसफ्यूजन सेट है इसमें आपका एयर भरा हुआ है, तो आपको कौन सा दिक्कत हो जाएगा, क्या दिक्कत होगा, ठीक है, इनवॉलिज्म होगा, ठीक है, हेमोलाइटिक रिएक्शन होगा, फाइब्रिल रिएक्शन होगा, या फिर आपका ऑल ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, हेमोलाइटिक रिएक्शन की कंडीशन आपको पते होंगे कि कौन कौन से होंगे, क्योंकि आपने पूरी ब्लड बैंक पढ़ रखी है, ठीक है। और एम्बोलिज्म के बारे में भी हमने बताया था, इसमें हमने बताया था कि आपके जो कह सकते हो आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज या जो आपके वेन है ये क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये किस कंडीशन में ब्लॉक होंगे, जब आपके जो आपका ट्रांसफ्यूजन सेट है उसमें अगर एयर भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है, तो इन कंडीशन में आपका हो ही जाएगा, ठीक है, ब्लॉक। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। इन्वॉलिज्म का मतलब होता है कि जो आपकी आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसको इन्वॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो आर्टरी वेन का ब्लॉक होना इन्वॉलिज्म कहलाता है। और ये आपके प्रश्न जो पूछा है, प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर आपका जो ट्रांसफ्यूजन सेट है उसमें अगर हवा भरा हुआ है या फिर आपके वेन में एयर चला गया है, इन केस में आपको इन्वॉल्व का कंडीशन बन सकता है बच्चों, ओके। चलो अगले प्रश्नों पे, अगला हमारा 12 नंबर का, द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पीएनएच, यानी कि पीएनएच का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो आपका क्या होगा, हेम्स एस्टिफाइड सीरम टेस्ट, ब्लड कल्चर, ठीक है, सुक्रोज लाइजिंग टेस्ट, या फिर आपका ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हेम्स एस्टिफाइड सीरम टेस्ट। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, पीएनएच का यहाँ पे डायग्नोज करते हैं। पीएनएच का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, प्रॉक्सिमल नेक्टुरल हेमोग्लोबिनुरिया, ठीक है, प्रॉक्सिमल नेक्टुरल हेमोग्लोबिनुरिया आपका इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार बता चुका हूं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। चलो अगले प्रश्नों पे आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, कमेंट करके बता दो सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। व्हिच स्क्रीनिंग टेस्ट इज डन फॉर क्लासिकल हीमोफीलिया। तो सबसे पहले बात यहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअली में क्लासिकल हीमोफीलिया होता क्या है। तो जो क्लासिकल हीमोफीलिया है ना, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, ठीक है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए, ठीक है, हीमोफीलिया ए। और हीमोफीलिया ए किस किस फैक्टर की वजह से हो रहा है भाई, तो हीमोफीलिया जो ए है वो आपके 8 फैक्टर नंबर आपका जो 8 है उसके वजह से हो रहा है, ठीक है। फैक्टर नंबर जो आपका 8 है इसकी वजह से आपका यहाँ पे ये क्लासिकल हीमोफीलिया या फिर
हीमोफीलिया आपका ए हो रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हीमोफीलिया ए है उसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपका क्या होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है या फिर आपका क्लोट, ठीक है, रिट्रैक्शन है या फिर आपका पार्शियल प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है या फिर आपका प्लाज्मा, ठीक है, रिकैल्सिफिकेशन टाइम है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। बिल्कुल फैक्टर नंबर 8। देखो जितने भी आपके हीमोफीलिया हैं उनके फैक्टर को जरूर ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो क्लासिकल हीमोफीलिया है उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि इसके लिए आपका जो टेस्ट होता है आपका सी यानी कि पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन टेस्ट हो जाता है, या सॉरी प्लास्टिन टाइम हो जाता है, यानी कि पीटीटी हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? पीटीटी हो जाता है, ठीक है, पार्शियल ठीक है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हो जाता है। नॉर्मल रेंज की बात करेंगे बच्चे, नॉर्मल रेंज की बात करेंगे, कोई बता सकता है नॉर्मल रेंज इसका? कोई बता सकता है बच्चे? कमेंट करो, मैं देखता हूं। एक एवरेज, अगर बात एवरेज की बात नहीं, मतलब कि ऊपर नीचे की बात करेंगे तो आपका 25 से लेकर 37 सेकंड होता है बच्चों, ठीक है, 25 से लेकर 37 सेकंड, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो 25 से 32 बता रही हूँ स्वाति, मैं बता रहा हूँ 25 से 37, तो मतलब एवरेज एग्जाम में अपने कर ले जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना हीमोफीलिया ए जो है इसी को हम क्लासिकल हीमोफीलिया कह रहे हैं, फैक्टर नंबर 8 की वजह से आपका ये हो रहा है। और इसके लिए जो टेस्ट करेंगे वो आपका पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अगले प्रश्नों पे आ जाते हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एक तरह से, इंपॉर्टेंट भी है नॉर्मल भी है। जो आपका जेल कार्ड होता है, ठीक है, जेल कार्ड टेस्ट फॉर मलेरिया इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो आपका मलेरिया का रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट होता है, ठीक है, जो आपका रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट होता है ये आपका, ठीक है, ये आपका किस प्रकार का टेस्ट होता है, यानी कि इस पे किस चीज को डिटेक्ट कर रहे होते हो? मलेरिया गैमेट्स को डिटेक्ट करोगे, मलेरिया पिगमेंट्स को, मलेरिया मार्फोलॉजी को, या फिर मलेरिया एंजाइम प्लाज्मोडियम एलडीएच, किसको डिटेक्ट करोगे? तो भैया जो मलेरिया का एंजाइम है प्लाज्मोडियम, उसी को हम डिटेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच्चा डी इज द राइट आंसर जाएगा। अच्छा ये आपका एलडीएच होता क्या है? तो अगर हम एलडीएच के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो लैक्टोज, ठीक है, डिहाइड्रोनेज, ठीक है, ये आपका हो जाता है लैक्टोज डिहाइड्रोनेज जिनोज, ठीक है। अब इसमें बात ये आती है, हाँ ठीक है, तो एलडीएल इसमें आपका होता है, जैसे मान लीजिए प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम बायोबैक्स है तो उसमें आपका, ठीक है, बी एल डी एच हो जाता है। और आपका यहाँ पे अगर फैल्सीफेरम का है तो फैल्सीफेरम बी एल डी एच हो जाता है। इस तरह से आपका यहाँ पे किट में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो मलेरियल एंजाइम प्लाज्मोडियम एलडीएच एंजाइम को डिटेक्ट करते हैं, ये आपके जेल कार्ड में फिट रहता है, यानी कि आपके आरडीटी जो यानी कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसमें आपके ये चीज लगे होते हैं, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला आपका 15 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए ब्लूइंग एजेंट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको मैं कई बार से सोच रहा था कि लगा दूंगा, प्रश्न में लगा दूंगा, आज लगा पाया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए ब्लूइंग एजेंट, ये आपके हिस्टोपैथोलॉजी का प्रश्न है बच्चों, हिस्टोपैथोलॉजी का प्रश्न है एक्चुअली में। और इसमें क्या पूछा है कि ब्लूइंग एजेंट आपका कौन हो सकता है, कैसे काम, मतलब ब्लूइंग एजेंट जो है उसके लिए कौन काम कर रहा है, ठीक है। लिथियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, स्कॉट टैप वाटर, या फिर आपका ऑल ऑफ द एबव। तो देखो इसका जो है सदाबहार आपका आंसर चला जाएगा, सभी लोग इसका आंसर कर सकते हो बच्चों, डी इज द इसका राइट आंसर जाएगा, यानी कि ब्लूइंग एजेंट जो है वो आपके क्या है, डी इज द राइट आंसर। अब एक्चुअली में ब्लूइंग एजेंट होते कौन क्या है, या कोई बता सकता है तो बता दे कि ब्लूइंग एजेंट एक्चुअली में होता क्या है, कोई बता दे जल्दी से, ज्यादा देर नहीं करेगा भाई। कोई बता दो भाई। चलो मैं बताता हूँ, देखिए आपकी अगर बात करेंगे ब्लूइंग एजेंट में, तो आपका जो हेमोटॉक्सिलिन होता है बच्चे, ठीक है, जो आपका हेमोटॉक्सिलिन होता है एक्चुअली में आपका क्या होता है, ये घुलनशील लाल रंग का घटक है। घुलनशील लाल यानी कि रेड रंग का जो है वो आपका घटक होता है। इसको क्या है एक्चुअली में आपका, देखिए अब क्या समझा आपने, हिमोटॉक्सिन आपका क्या है, घुलनशील लाल रंग का ठीक है घटक है। अब एक्चुअली में आपको क्या करना है, इस लाल रंग से आपको बनाना है ब्लू, क्योंकि आपका जो हिमोटॉक्सिन है आपने देखा होगा कि अपना जो भी स्टेन होता है उसमें ब्लू कलर का आता है। तो इसी को क्या करना है कि घुलनशील लाल रंग के घटक को, ठीक है, अघुलनशील
अघुलनशील, ठीक है, नीले रंग में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, नीले रंग में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन करता है? ब्लूइंग एजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो घुलनशील, ठीक है, घुलनशील लाल रंग का घटक है आपका हेमोटॉक्सिन, जो है आपका लाल रंग का है, घुलनशील है, ठीक है। उसको अघुलनशील नीले रंग में बदलने की प्रक्रिया ब्लूइंग एजेंट है। इसको सिंपल भाषा में समझना है। लिथियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, स्कॉट टैप वाटर, ये सभी आपके क्या है? ब्लूइंग एजेंट के रूप में जाने जाते हैं। तो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि इन ग्रिडले स्टेन फॉर फंजाई, फंजाई स्टेन बाई, सॉरी, फंजाई स्टेन विथ फिज कलर, ठीक है। इन, ठीक है, ग्रिडले स्टेन फॉर फंजाई, फंजाई स्टेन विथ फिज कलर, यानी कि आपका जो ये ग्रिडले स्टेन है, इन ग्रिडले स्टेन में आपका जो फंगस है वो किस कलर का स्टेन होता है? रेड टू पर्पल, ठीक है, ब्लू टू ब्लैक, येलो टू ऑरेंज, या फिर आपका ऑरेंज टू ब्रिक रेड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा, जो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे लगे हुए हैं, वो आपके बनेंगे क्या? ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली में जो आपका, ठीक है, ग्रिडले स्टेन होता है, ये आपके फंगस के हाइफी को स्टेन करेगा, ठीक है, आपके हाइफी को, आपके कोनिडिया को, कोनिडिया स्ट्रक्चर को, ठीक है, साथ साथ में आपका जो पूरा फंगस है इसको स्टेन करेगा। तो आपका ये क्या कह सकते हो? ये आपका फंगस स्टेन होता है, आपका ग्रिडले स्टेन, ठीक है भाई। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 17 नंबर का है। सेक्स क्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन सेल ऑफ, यानी कि आपका जो सेक्स क्रोमेटिन है ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्किन में, ब्लड में, ठीक है, बक्कल म्यूकोसा में, या फिर आपका ऑल ऑप्शन में? एक्चुअली में इसका जो राइट आंसर है बुक के अकॉर्डिंग ये आपका बक्कल म्यूकोसा जाता है, ऑप्शन नंबर। बट अगर एक तरह से देखा जाए तो क्या ब्लड के जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड के जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स के जो लोब है भाई, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का जो लोब है बच्चे, इस न्यूट्रोफिल के लोब्स में भी तो आपके सेक्स क्रोमेटिन पाए जा रहे हैं, बट ठीक है, आपके, ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स का जो लोब है, इस लोब में भी आपके, ठीक है, ड्रम स्टिक के रूप में आपके सेक्स क्रोमेटिन, यानी कि कह सकते हो इसको बार बॉडी, दूसरा इसका नाम क्या हो जाता है? बार बॉडी हो जाता है। तो ये आपका पाया जाता है। तो यहाँ पे इसके राइट आंसर की एक तरह से अगर देखें तो इसको ऑल ऑप्शन, अगर ब्लड हिसाब से लिम्फोसाइट भी आपका हो गया, ठीक है, और सेल भी पूछा है पर्टिकुलरली, तो ऑल भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो राइट आंसर है इसको आप सी लगा लेना, क्योंकि आपकी बुक जो है वो किसी ना किसी तरीके से इसको सी बता रही है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या जाएगा? सी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि आपका जो सेक्स क्रोमेटिन है वो आपके बक्कल म्यूकोसा में पाया जाएगा, और पर्टिकुलरली आपके जो सेक्स क्रोमेटिन होते हैं ये मेनली फीमेल में पाया जाता है भाई, फीमेल, ठीक है, फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 18 नंबर का है। मेलाकाइट ग्रीन स्टेन इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी कि जो आपका मेलाकाइट ग्रीन है इस स्टेन का आप उपयोग कहाँ पे कर रहे हो? बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया को देखने के लिए, कैप्सूल को देखने के लिए, स्पोर को देखने के लिए, या फिर आपके ग्रेन्यूल्स को देखने के लिए? हमने आपको ग्रेन्यूल्स को देखने के लिए भी बताए हैं, स्पोर के लिए मेलाकाइट ग्रीन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया में कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, तो उसके अनुसार भी आप देख सकते हो। प्रीवियस दो से तीन लेक्चर हमारे जो हुए हैं, मतलब कि इससे पहले जो 2 से तीसरा लेक्चर हुआ होगा, उसमें आप देखना कि आपका जो मैला, सॉरी, जो आपकी स्टेनिंग में है, ग्रेन्यूल्स को कौन स्टेन कर रहा है, स्पोर, कैप्सूल, इन सभी के बारे में बताया। एक हमने और बताया था कि जो आपका मेलाकाइट ग्रीन है ये कहाँ पे और स्टेन कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कौन सा स्टेन ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ FB स्टेन ले रहा हूँ, ठीक है, FB स्टेन ले रहा हूँ, तो इसमें मेलाकाइट ग्रीन का रोल कहाँ पे होगा? स्वाति बताइए कि FB में मेलाकाइट ग्रीन का जो रोल है वो आपका कहाँ पे होगा? भाई काउंटर स्टेन में होता है, काउंटर स्टेन में होता है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे आपका 19 नंबर का। इन मेलाकाइट ग्रीन स्टेन वेजिटेटिव बैक्टीरिया स्टेन, यानी कि मेलाकाइट ग्रीन स्टेन में जो आपका वेजिटेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, स्पोर की बात नहीं कर रहा, जो आपके वेजिटेटिव बैक्टीरिया है वो किस कलर के आपको दिखाई देंगे बच्चों? ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, रेड कलर के, या फिर आपके वायलेट कलर के? तो सीधा सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा आपका कि ये रेड कलर के दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या जाएगा? सी इज द राइट आंसर जाएगा। बिल्कुल भाई, संदीप चौहान, रेड
धर्मेश आपका सी रेड, तो आपका राइट आंसर है मेलाकाइट ग्रीन में जो वेजिटेटिव बैक्टीरिया होंगे आपके रेड कलर के दिखाई देंगे। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ टी सेल्स, यानी कि जो आपके टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उनका जो प्रीडोमिनेंट है, मोस्ट प्रीडोमिनेंट आपका कौन होगा, हेल्पर सेल होगा, मेमोरी सेल होगा, किलर सेल होगा, सप्रेसर सेल होगा। तो भाई बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, और इसको हम जब इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो उम्मीद है इन चीजों को कवर करेंगे। अगर बीएसएफ वालों का मौका मिला तो पढ़ने को पाएंगे, वरना जो एमपी वाले हैं उनमें तो आप पढ़ोगे ही, और जो अदर प्रकार के हमारे बैचेज चल रहे हैं उसमें आप पढ़ोगे। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, टी लिम्फोसाइट्स बनता कहाँ पे है, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फॉर्मेशन कह सकते हो, सिंथेसिस कहाँ पे होता है, ये भी पर्टिकुलरली वर्ड अच्छा हो जाएगा। तो टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ठीक है, और इसका मैचुरेशन कहाँ पे होगा। बिल्कुल मनीष भाई, तो बनेगा भाई आपका कहाँ पे, बोन मैरो में बनेगा ये। ठीक है, बोन मैरो में बनेगा, और जो जिसका जो मैचुरेशन होगा वो आपके थाइमस में होगा। ठीक है, किसमें होगा, आपका थाइमस में होगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, टी लिम्फोसाइट जो इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम इसका क्या हो जाता है भाई, इसका दूसरा नाम जो हो जाता है वो आपका हो जाता है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट, सॉरी थ्रोम्बो नहीं, थाइमोसाइट। थ्रोम्बो क्या होता है, थ्रोम्बो तो अलग हो जाएगा प्लेटलेट का। ठीक है, थाइमोसाइट, ठीक है भाई, क्या हो जाता है आपका, थाइमोसाइट इसका दूसरा नाम हो जाता है। ठीक, तो इसका दूसरा नाम थाइमोसाइट, इसका जो फॉर्मेशन है बोन मैरो में होगा, और इसका जो मैचुरेशन है यानी कि जो मैच्योर होगा आपके थाइमस में होगा। अगर हम बी, ठीक है, बी सेल की बात करेंगे, बी सेल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है और इसका मैचुरेशन कहाँ पे होता है, ये भी आप बता सकते हो, इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है आपके एग्जाम ऑब्जेक्ट से। हाँ बिल्कुल स्वाति, थाइमोसाइट। ठीक है, दूसरा नाम को भी इसको मतलब दूसरा नाम भी रखना है। हाँ बिल्कुल, बी लिम्फोसाइट जो है इसका जो मैचुरेशन है और आपका जो फॉर्मेशन है दोनों आपका कहाँ पे होता है, आपके बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो में होता है बच्चों, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्नों पे आ जाते हैं। अगला आपका यहाँ पे है 21 नंबर का, रीसर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स आर मेनली, यानी कि जो आपका रीसर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट है वो आपका क्या है, टी सेल है, बी सेल है, ठीक है, एनके सेल है, या फिर आपका ऑल आर, ठीक है, ऑल आर इक्वली, ठीक है, रीसर्कुलेटर। बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 का जो राइट आंसर जाएगा आपका डी इधर राइट आंसर जाएगा। सभी के सभी आपके रीसर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, सभी के सभी आपके क्या है, रीसर्कुलेटिंग, सॉरी सॉरी बच्चों, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, टी लिम्फोसाइट्स बनेगा। ठीक है, टी लिम्फोसाइट जाएगा, सॉरी रीसर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट जो होते हैं आपके क्या होते हैं, ये आपके यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चों। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसको यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला आपका 22 नंबर का प्रश्न है। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्हिच एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस सम ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ एरोबिक प्लेट। ये ध्यान रखना, एक प्रश्न है अच्छा सा है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हिच एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि एनारोबिक है, पहली बात। ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होगा, इसका ग्रोथ होगा, में प्रोड्यूस सम ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ एरोबिक प्लेट। बट ठीक है, ये एनारोबिक है, अगर उसके पास एरोबिक प्लेट में इसको अगर कल्चर कर रहे हो तो इन कंडीशन में भी वो ग्रोथ कर जा रहा है, तो आपका क्या होगा, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म या फिर क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी, बोथ ए एंड बी, या फिर आपका क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजियंस। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। धर्मेश यहाँ पे राइट आंसर कर रहे हो, इसका राइट आंसर भाई हो जाएगा डी, डी इज द क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजियंस। ठीक है, अच्छा ये कॉज क्या करता है, कमेंट करके बताओ कॉज क्या कर रहा है भाई। तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइटिस काज करता है। ठीक है, गैस्ट्रो यानी कि कह सकते हो कि आपके जो कह सकते हो एब्डोमेन होते हैं, एब्डोमेन में अपना इन्फेक्शन कर रहा होता है, और मेनली आपके, ठीक है, हाथ वगैरह में ये इन्फेक्शन कहता है। ठीक है, पॉइजन फूड के खाने से होता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और साथ में इसका राइट आंसर डी हमने बता ही दिया भाई, सभी लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो।
अच्छा, ये क्लोस्ट्रीडियम जो है आपका, ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है ये भी बता दो। ठीक है, तो ये आपका, अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपका ग्राम पॉजिटिव है, पहली बात ग्राम पॉजिटिव है। ओके, उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव स्पोर फार्मिंग। ग्राम पॉजिटिव स्पोर फार्मिंग, उसके बाद में अगर बात करेंगे इसके बारे में तो ये आपका क्या है, कोकाई या बैसिलस, कोकाई है या बैसिलस, इसको भी बता दो आप लोग, जल्दी बताओ भाई। बैसिलस है भाई, ठीक है, बैसिलस है, तो भाई आपने संदीप राइट आंसर कर दिया है। तो ये कुछ था आपके, ठीक है, इस 22 का कुछ अच्छे से देख लेना इसको। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, स्पोर फार्मिंग बैसिलस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है आपका 23 नंबर का प्रश्न, द पॉपुलर बट इनफेक्टिव, ठीक है, द पॉपुलर बट इनइफेक्टिव एनारोबिक कल्चर मेथड इज, यानी कि कौन सा ऐसा कल्चर है जो कि एनारोबिक कल्चर बनेगा, साथ में वो पॉपुलर है यानी कि फेमस भी है, बट वो इनइफेक्टिव है। तो बताइए इसका कौन सा राइट आंसर जाएगा। ठीक है, वैक्यूम मेथड, कैंडल जार मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड। तो आपका कैंडल जार मेथड पॉपुलर है बट इनइफेक्टिव है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी इज द, सॉरी, बी इज द राइट आंसर जाएगा बच्चों, ठीक है, बी इज द राइट आंसर जाएगा। मोस्ट रिलेबल एंड वाइडली यूज एनारोबिक मेथड इज, यानी कि कौन सा जो है मोस्ट रिलेबल है और आपका वाइडली यानी कि सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला आपका एनारोबिक मेथड है, यह बताइए आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा। ठीक है, मैकिंटोश, फील्ड्स एनारोबिक जार, या फिर आपका कैंडल जार, बायोलॉजिकल मेथड, या फिर आपका वैक्यूम जार। ठीक है, मैकिंटोश, ठीक है, फील्ड्स एनारोबिक जार, कैंडल जार, बायोलॉजिकल मेथड, या फिर आपका वैक्यूम। हमने बताया था ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए इज द राइट आंसर जाएगा बच्चों। ओके, चलो ये 25 का बताओ आंसर, प्रैक्टिकल करने वाले बच्चों बताओ इसको। इनरिचमेंट, सेलेक्टिव एंड इंडिकेटर मीडिया आर वाइडली यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम व्हिच टाइप ऑफ एसेसमेंट, यानी कि आप इनरिचमेंट मीडिया का उपयोग कर रहे हो, सेलेक्टिव, इंडिकेटर प्रकार के मीडिया का उपयोग कर रहे हो, जिसका जो वाइडली यूज है, ठीक है, वाइडली यूज है आपके पैथोजेंस के आइसोलेशन में। तो किस प्रकार के एसेसमेंट का आप उपयोग कर रहे हो, इनरिच में, सेलेक्टिव में, इंडिकेटर में? ब्लड कर रहे हो, यूरिन कर रहे हो, फीसेस कर रहे हो, या फिर आप सीएसएफ कर रहे हो? ठीक है, देखिए अगर हम बुक की बात माने तो इसका जो राइट आंसर बनता है ये आपका सी इज द राइट आंसर बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अभी आप लोग सी ही समझ लेना। ठीक है, इसको हमने एक बार रिपीट देखा, फिर भी वहां पे आपका यही था, इसका मतलब कि बुक के हिसाब से यही आपका राइट आंसर जाएगा। और इसका मैं भेज दूंगा कि किस मीडिया का उपयोग किस प्रकार के सैंपल के लिए किया जाता है, तो उसको आप थोड़ा सा देख लेना बच्चों। ठीक है, 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो एट टू हिच टेम्परेचर, यानी कि थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। ठीक है, 20 टू 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपका 50 टू 100 डिग्री सेल्सियस, 10 टू 50 डिग्री सेल्सियस, 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ भाई यहाँ पे आपकी जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, तो जो थर्मोफिलिक होंगे मतलब कि वो हाई टेम्परेचर पे ही रहेंगे। और इसमें जो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर दिख रहा है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे 50 टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, आपका बी इज द राइट आंसर। थर्मोफिलिक का मतलब आप समझ रहे होंगे, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया आपकी हाई टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकते हैं, 50 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच भी ग्रो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 27 नंबर का है। 27 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि व्हिच ट्यूब इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया फ्रॉम नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, यानी कि यहाँ पे कौन सा आप ट्यूब का उपयोग करोगे मोटाइल बैक्टीरिया को नॉन मोटाइल बैक्टीरिया से अलग करने के लिए। व्हिच जो आपका है, यानी व्हिच मतलब जो आपका ट्यूब है वो सेपरेट कर रहा है मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया को, तो आपका कौन सा ट्यूब होगा। ठीक है, बेलम ट्यूब होगा, या फिर आपका यहाँ पे आपका, ठीक है, क्रेजी ट्यूब होगा, या फिर आपका बी ट्यूब होगा, या फिर आपका वैक्यूम ट्यूब होगा। तो बी इज द राइट आंसर जाएगा आपका। ठीक है, बी इज द राइट आंसर जाएगा। इस ट्यूब का उपयोग हम क्या करते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया को सेपरेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, बस संदीप खत्म हो जाएगा अभी। ठीक है, 2-4 मिनट और वेट कर लो, अगर ऐसे स्पीड बना रहा है तो हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्हिच रिएजेंट इज यूज एज बाइल सॉल्वेबिलिटी टेस्ट, नीचे का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देख लेना, बायोकेमिस्ट्री के कुछ लगे हुए हैं। व्हिच रिएजेंट इज यूज इन बाइल सॉल्वेबिलिटी टेस्ट, यानी कि कौन सा टेस्ट जो कौन सा जो रिएजेंट है वो बाइल सॉल्वेबिलिटी टेस्ट के लिए यूज किया जा रहा है। बाइल लगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम, ठीक है, डैक्सी चॉकलेट,
या फिर आपका, ठीक है, सेमन सर्टेट अगार। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा भाई? राइट आंसर 28 का जो जाएगा वो आपका सी इज द राइट आंसर जाएगा, सोडियम डीऑक्सी चॉकलेट। ठीक है, सोडियम डीऑक्सी चॉकलेट आपका राइट आंसर जाएगा, ध्यान रखना। ये अगला आपका आ गया, ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न, व्हिच रेजेंट इज यूज कैटालाइज टेस्ट, यानी कि कौन सा जो रेजेंट है वो आपके कैटालाइज टेस्ट के लिए किया जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम पेरोक्साइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो बताइए इसका राइट आंसर जाएगा, यानी कि आपका H2O2 यानी कि सोडियम पेरोक्साइड जाएगा, या फिर आपका कोई अन्य जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे कैटालाइज टेस्ट की, तो कैटालाइज टेस्ट आप क्या करोगे भाई? हाँ भाई संतोष, मनीष, और कोई? कितने लोग क्लास ले रहे हो तो कमेंट करके बताओ। 20, सॉरी 20 करें, 19 लोग हो, पता नहीं चल रहा, 2-4 लोग कमेंट कर रहे हो, कुछ लोग नींद में हो क्या भाई, प्ले करके छोड़ दिए फोन? हाँ मनीष प्रजापति, H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। निशा शर्मा, बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या बनेगा? कैटालाइज जो टेस्ट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, यहाँ पे आपके गैस के बबल्स निकलते हैं। अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका ये कह रहा है बच्चा, ठीक है, कि 30 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, व्हिच इंडिकेट पॉजिटिव कैटालाइज टेस्ट, यानी कि कैसे पता चलेगा कि जो कैटालाइज टेस्ट है वो आपका पॉजिटिव है? गैस बबल के साथ, फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी, फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ, या फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ कलर। तो जो आपका H2A2 है, H2O2 है, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसी का जब टेस्ट लगाओगे तो वहाँ पे गैस के बबल निकलते हैं। किसके बबल्स होते हैं भाई? कौन सा गैस होता है? ऑप्शन नंबर बताओ, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा राइट आंसर। कौन सा गैस बबल होता है? गैस बबल जो होता है वो किसका होता है? अरे H2O2 कैसे आ जाएगा भाई? पूरा H2O2 निकल आएगा किसी से, जब रिएक्शन होगा तो कोई ना कोई बबल निकलेगा, तो किसका बबल होगा ये बताओ आप। 31 नंबर का प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज लाइव, यानी कि इनमें से कौन सा जो वैक्सीन है वो आपका लाइव है? ठीक है, कौन सा वैक्सीन है जो आपका लाइव है? ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबीज वैक्सीन, या फिर आपका HBsAg वैक्सीन, या फिर आपका नन ऑप्शन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन आपका लाइव वैक्सीन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर जाएगा। ठीक है, OPV जो आपका है वो आपका लाइव वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो आपका ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी बच्चे? खोज किसने की थी देख लेना अपना, ठीक है, याद नहीं आ रहा है अभी। साल्क ने किया था, एक और थे जो उन्होंने इंजेक्शन वाली की थी, तो उसमें दोनों थोड़ा मतलब कि कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। हाँ चेतना, मतलब चेतना क्या, जितने भी बच्चे अगर वो उड़ीसा से हैं कोई, तो वो लोग वैक्सीन वाली चीजें जरूर देख लेना। जो आपके डिजीज दिए गए हैं ना, डिजीज में आपको देखना होगा इंक्यूबेशन पीरियड, वैक्सीन कौन सी लग रही है, क्या क्या मतलब कि डिजीज कॉज कर रहा है, साथ में आपका जो आपका मतलब कि वेक्टर वगैरह बन रहे हैं, इनको भी देख लेना आप लोग, ठीक है। ठीक है भाई, सॉल्व सेविंग तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो एक्ट एज वेक्टर फॉर डेंगू वायरस, यानी कि डेंगू वायरस के लिए कौन सा मच्छर है जो कि वेक्टर का काम करेगा? डेंगू वायरस के लिए कौन सा ऐसा मॉस्किटो है जो कि आपके वेक्टर का काम करेगा? ठीक है, क्यूलेक्स, एडीज, एनाफ्लीज, या फिर आपका ऑल ऑप्शन। तो आपका वो एडीज हो जाएगा, ठीक है। क्यूलेक्स किस में काम आ रहा है बताओ भाई? क्यूलेक्स किस में आ रहा है और एनाफ्लीज किस में आ रहा है? ठीक है, एडीज तो आपका डेंगू के लिए हो गया। फाइलेरिया क्यूलेक्स, और उसके बाद में मलेरिया आपका हो जाएगा, ठीक है, एनाफ्लीज। ठीक है भाई, अगला आपका है 33 नंबर का, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन आईजीएम एंड आईजीजी, यानी कि आपका जो आईजीएम है और आपका आईजीजी है, ये दोनों एंटीबॉडी में क्या सिमिलरिटीज है ये आपको बताना है। कंप्लीट फिक्सेशन हो जा रहा है, प्लेसेंटल ट्रांसपोर्ट है, या फिर हैवी, सॉरी हीट स्टेबिलिटी एट 56 डिग्री सेल्सियस, सेडिमेंटेशन, ठीक है, ठीक है, कोफिशियंट। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा? हीट, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं बच्चे होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीमेंट फिक्सेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोनों को पढ़ोगे आईजीएम और आईजीजी के बारे में, तब अच्छे से आप वहां पे समझ पाओगे। प्लेसेंटल कौन सा है भाई? प्लेसेंटल आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईजीजी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल।
ये अगला 34 नंबर का प्रश्न बताइए। एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट एक्सेप्ट। एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट्स एक्सेप्ट, यानी कि जो आपका एड्स फैल रहा है वो सभी रूट्स के द्वारा फैलेगा, बस केवल एक को छोड़ के। ठीक है, इन्फेक्टेड मदर टू बेबी, ठीक है, कंटामिनेटेड निडल्स, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, या फिर आपका इन्फेक्ट, ठीक है, सॉरी, इंसेक्ट बाइट। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर आपका डी इज द राइट आंसर जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या जाएगा? इन्फेक्ट बाइट, यानी सॉरी इंसेक्ट बाइट, इन्फेक्ट करें। इंसेक्ट बाइट मतलब कि आपका जो भी इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनके काटने से आपका एड्स नहीं होता है। एड्स का फुल फॉर्म लर्न कर लेना। ठीक है, उसके बाद में एचआईवी का फुल फॉर्म लर्न कर लेना। उसके बाद में ये बताओ कि क्या पूछ सकते हैं इसमें? एड्स या फिर कहते हैं एचआईवी, एचआईवी के ऊपर जो प्रोटीन लगी होती है, कौन सी प्रोटीन होती है? बिल्कुल भाई, P24। मतलब कहने का मतलब है कि जब मैं भी एमसीक्यू में कराऊं तो आप इसको थोड़ा सा, मतलब जब भी बैठो थोड़ा सा, आज फास्ट मोड में कराया हूँ, कभी भी जब रिपीट किया करो एमसीक्यू तो उस पर विचार किया करो कि इससे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। या फिर इस तरह से नहीं देख पा रहे हो तो जब अपने पास पीडीएफ हो जाए, पीडीएफ के माध्यम से आप चीजों को देखने की कोशिश किया करो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, राइट आंसर तो P24 है। और इसका विंडो पीरियड कितना होता है ये सब देख लेना एचआईवी का बच्चों। ठीक है, और इन्फेक्टेड मदर टू बेबी राइट है, कंटामिनेटेड नीडल, सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब? जब आपका कोई कंटामिनेटेड है तब। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ये कह रहा है कि 35 नंबर का प्रश्न है, कोई टेस्ट इज यूज फॉर लेप्रोसी पेशेंट, यानी कि जो लेप्रोसी के पेशेंट है उनके लिए कौन सा टेस्ट यूज करोगे? सिक टेस्ट, ठीक है, फ्राइज टेस्ट, या फिर आपका माउंटेक टेस्ट, ठीक है, लेप्रोमिन टेस्ट। तो मनीष भाई जो आपका जो राइट है, भूपेंद्र का भी राइट है, सुभाष का भी। ठीक है, और तो इसका राइट आंसर का आपका क्या जाएगा? डी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, लिप्रोमिन टेस्ट। देखिए अगर हम लिप्रोसी की बात करें, दो तरीके से टेस्ट कर सकते हो आपका। एक तो इस प्रकार का टेस्ट कर सकते हो, दूसरा आपका जो, ठीक है, नर्व होता है, ठीक है, नर्व के द्वारा उसका टेस्ट होता है, मतलब इसको क्या कहते हैं भाई, कट करना उचित नहीं बोलेंगे उसको, चलो बताएंगे बाद में किसी दिन। सिक टेस्ट किसके लिए होता है ये आप बताइए भाई, सिक टेस्ट किस लिए यूज कर रहे हो? ठीक है, सिक टेस्ट जो आप करोगे भाई वो डिप्थीरिया के लिए करोगे। ठीक है, डिप्थीरिया के लिए क्या करोगे? सिक टेस्ट करोगे। माउंटेक्स टेस्ट किसके लिए करोगे भाई? जितना ठीक है, माउंटेक्स बता दो भाई। माउंटेक्स नहीं, माउंटेक्स, ठीक है, माउंटॉक्स बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, टीवी। अच्छा, एक बच्चे ने अभी कमेंट क्या किया था, व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर जो भी उसने क्वेश्चन डाला था कि क्या सर जो टीवी है, टीवी के लिए पर्टिकुलरली टेस्ट कौन सा हो सकता है? ठीक है, इसमें आपके माउंटेक्स था, ठीक है, उसके बाद में आपका एक्सरे था और स्पुटम था। तीन हो गया, और हाँ बस तीन ही था मान लीजिए। तो इस तीन में आप क्या सबसे पहले किसको प्राथमिकता दोगे टीबी के लिए? सबसे पहले किस टेस्ट को आप यहाँ पे करोगे? माउंटॉक्स, एक्सरे टेस्ट, स्पुटम। देखिए अभी अगर इस प्रश्न की जवाब देखा जाए, जवाब में और कोई है? चेतना, ठीक है, धर्मेश भाई दोनों कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक्सरे तो एक सपोर्टिव हो जाता है भाई। ठीक है, एक्सरे को प्राथमिकता नहीं देंगे। अगर पल्मोनरी टीबी है तो स्पुटम को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, स्पुटम को प्राथमिकता देंगे, उसके बाद माउंटेक्स को मानेंगे। क्योंकि ये जो टेस्ट है आपका, अगर बात करेंगे तो ये पर्टिकुलरली टीबी के लिए तो कर रहे हैं, बट इसमें कहीं ना कहीं एरर रहता है। ठीक है, अगर आपके पास बीसीजी का टीका लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव दे देता है। ठीक है, बीसीजी का जो टीका लगा हुआ है तो ये आपका पॉजिटिव दे देगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे जो है, प्रश्न इस तरह से होना चाहिए कि पल्मोनरी टीबी है उसके लिए आप क्या करोगे, तो स्पुटम आपका बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। पल्मोनरी की उसने मतलब कि प्रश्न टीबी डाला था, बट अगर पल्मोनरी की बात करोगे तो उसमें आपका स्पुटम मस्ट जाएगा। अगर अदर प्रकार से करो तो आपका ये मॉन्टेक्स वाला हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कि जो आपका टेस्ट है माउंट टेक्स्ट टेस्ट, इसमें एक्चुअली में यूज क्या करते हैं, कहाँ पे इसको लगाते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन इसका क्या होता है, मतलब ये टाइमिंग की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हाँ टाइमिंग भी कर सकते हो, टेस्ट को कितने दिन बाद देखेंगे, और साथ में इसकी जो मैपिंग होती है, मैपिंग भी कह रहे हैं, मतलब कि जो नापते हो वो नापने का जो साइज होता है वो कितना होता है, PPD, हाँ बिल्कुल, ठीक है। प्यूरिफाइड जो आपके प्रोटीन होते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स, उनका उपयोग करते हैं। 9 mm, उसका और होता होगा भाई, केवल 9 mm कह दोगे ना, इस तरह से नहीं होगा ना। कितने घंटे पे देखते हैं, 48 या 72, 48 या 72, 48, ठीक है, 72, 72, ठीक है, तो 72 पे देखते हैं भाई। और PPD यहाँ पे यूज हो रहा होता है, ठीक है, इंट्राडर्मल लगाते हो, ठीक है, इंट्राडर्मल लगाते हो, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देख सकते हो। टीबी के बारे में मतलब कि पर्टिकुलरली टीबी आपके एग्जाम में दिया नहीं है सिलेबस में, बट इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान के रखना। टीबी मेनली दो प्रकार से इसको डिवाइड करोगे, लेटेंट टीबी, एक्टिव टीबी, ठीक है, लेटेंट टीबी, एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी सभी में पाया जाता है, हमारे आप में सभी में मतलब पाया नहीं जाता है, हो सकता है, ठीक है, कि वो आपके इनएक्टिव स्टेज में बैठा हो, और जब भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो आपकी किसमें, वो आपके एक्टिव टीबी में बदल जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब कि एमसीक्यू लेक्चर, इसमें हमने 35 नंबर के आंसर को सॉल्व किया है, और इसका आंसर शायद ये लगा हुआ है, ये आपको आज ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्विज आज नहीं होगा, क्विज इसका कल होगा आपका, और कल के क्लास में भी हम लोग 2 लेक्चर लेंगे, और तीसरा आपका एमसीक्यू होगा, ठीक है। एमसीक्यू जो लेक्चर होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो आपके शेषप और साथ में आपके हो सकता है कि सीमेन से और यूरिन से, मतलब कि जो एग्जाम जो एमसीक्यू में मतलब बनेंगे वो आपके शेषप, सीमेन और यूरिन से बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के हिसाब से ही आपका तीनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना नहीं भूलिएगा। और साथ में लेक्चर जो होगा आपका, उम्मीद है कि यूरिन से लेक्चर हो, ठीक है, यूरिन से लेक्चर हो, यूरिन की जो लेक्चर है कम से कम 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, तब जाके आपका कवर होगा, ठीक है। तो आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। भूपेंद्र भाई, भूपेंद्र, चेतना, सभी को गुड इवनिंग, जितने लोग क्लासेस देख रहे थे और जितने लोग नहीं देख रहे थे उनको भी, सुभाष भाई गुड इवनिंग, सुभाष भाई डेली क्लास लिया करो, मनीष भाई गुड इवनिंग, नितिन कुमार गुड इवनिंग भाई, धर्मेश गुड इवनिंग, गौतम गुड इवनिंग, रुचि गुड इवनिंग बच्चे, सभी को गुड इवनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और मौज करते रहो।